बीएससी पार्ट थर्ड की बॉटनी की इस ऑनलाइन क्लास को अटेंड करने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप ये क्लास गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे ऑक्सीन्स मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। हार्मोन ऑक्सीन के पादप पर कार्य की और आकार की ये प्रभाव क्या होते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आकार के या हम उसको संरचनात्मक इफेक्ट भी कह सकते हैं। हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर टॉपिक को पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत पहला रेगुलेटर है वो ऑक्सीन हार्मोन को हम पढ़ रहे हैं। पिछले दो क्लास के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीन्स होते क्या हैं, इसका बायोसिंथेसिस कैसे किया जाता है या बायोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे आर्टिफिशियल प्रकार के ऑक्सीजन्स कौन से थे, उसके केमिकल्स फॉर्मूलेज को देखे थे हमने। इसके अलावा नेचुरल कौन से होते हैं इसके बारे में देखा था। तो क्या आप बता सकते हैं कि डाइकेम्बा जिस ऑक्सीजन का सामान्य नाम है वो किस प्रकार का ऑक्सीजन है, इसका मतलब किससे व्युत्पन्न हुआ है, इंडोल से हुआ है या बेंजोइक अम्ल से हुआ है अथवा क्लोरोएसिटिक एसिड से हुआ है, किससे हुआ है। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं और यदि नहीं आ रहा है तो आप इससे पहले की क्लास को ज़रूर देखें, उस वीडियो को ज़रूर आप पूरा देखें जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा। आज हम ऑक्सीजन्स के कार्य की और आकार के इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन्स पादप के शीर्ष भाग मेरिस्टेमेटिक जोन में सिंथेसाइज होता है, उससे वहाँ से वो आधार की ओर ट्रांसलोकेट होकर के कई प्रकार के कार्य संपन्न करते हैं। तो जैसे विकलन की प्रक्रिया को ये प्रेरित करता है, एपिकल डोमिनेंस बढ़ाता है, सेल इलोंगेशन करता है, पुष्प के परिपक्वन काल में परिवर्तन करता है, लैंगिकता उसकी परिवर्तन करता है। तो इस प्रकार के कई प्रभाव हम आज की इस क्लास में देखेंगे। सबसे जो पहला प्रभाव है, इफेक्ट है, वो सेल इलोंगेशन के रूप में हम उसको पढ़ते हैं। सेल इलोंगेशन या हम मानते हैं कोशिका का दीर्घीकरण कैसे होता है। तो ये एक सिंपल सी कोशिका का डायग्राम बनाते हैं हम। इसके चारों तरफ कोशिका भीती है। अब कोशिका विभाजित होने के बाद, सामान्य तौर पर समसूत्री द्वारा विभाजन होगी, तो विभाजित होने के बाद में बनी हुई कोशिका का आकार छोटा होता है। तो पहले वो धीरे धीरे आकार में वृद्धि करती है और उसी वृद्धि के कारण पादप भाग की लेंथ में वृद्धि होती है, उसकी मोटाई में वृद्धि होती है। तो जो मूल रूप से डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर कर रहा है, सेल इलोंगेशन। ऑक्सीजन हार्मोन सेल इलोंगेशन को किस प्रकार से प्रेरित करता है, ये इसका सबसे पहला इफेक्ट है, इम्पोर्टेंट भी है। और पहला इफेक्ट कौन सा है, सेल इलोंगेशन में। जब कोशिका का आकार बढ़ेगा तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज हो गया, बढ़ गई। फिजियोलॉजिकल चेंजेज क्या होगा कि बढ़ी हुई कोशिका की उपापचय क्रिया बढ़ेगी। इसका मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति होना प्रारंभ हो जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये करता कैसा है कि ऑक्सीजन हार्मोन ऑस्मोटिक सॉल्यूट्स में वृद्धि करता है, प्रासरणीय विलय में वृद्धि करता है, जिससे प्राशन दाब में परिवर्तन होता रहता है। वॉल प्रेशर जिसके कारण कोशिका का आकार निश्चित रहता है, इस वॉल प्रेशर को कम करता है, फलस्वरूप इसको फैलने के लिए जगह मिल जाती है। इस कोशिका कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पारगम्यता में परिवर्तन करता है, पारगम्यता को बढ़ाता है, तो इंक्रीज करता है। किस में करता है, परमेबिलिटी ऑफ सेल वॉल, जिसके कारण कई प्रकार के आयन जैसे पोटेशियम धन आयन और Cl नेगेटिव आयन्स होता है वो अधिक से अधिक ट्रांसफर हो सकते हैं और ट्रांसफर होने से ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज होता है, फलस्वरूप अंतःप्राशन या बहिःप्राशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और इसके अतिरिक्त चूंकि वो कोशिका भित्ति फैल रही है और फैलती हुई कोशिका अधिक प्रेशर के कारण फट भी सकती है, इसलिए इस वॉल का भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो जब इसके आयतन में वृद्धि होगी तो उसको
सुरक्षा प्रदान करने के लिए कि फटे नहीं, इस कोशिका भित्ति का भी संश्लेषण होना जरूरी है। तो इसके साथ साथ में ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वॉल सिंथेसिस को प्रेरित करने के लिए, इसके लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट का संश्लेषण भी प्रेरित करता है। जब हम जेनेटिक प्रारूप से देखें तो ये पूरी प्रोसेस अर्थात सेल इलोंगेशन मूल रूप से डीएनए पर आधारित है। किस पर है, डीएनए। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि होगा क्या। प्रासरणीय दाब में परिवर्तन होगा, फलस्वरूप जल अधिक से अधिक अंदर की ओर प्रवेशित होगा। इसमें कला पारगम्यता भी परिवर्तन होगी, फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के आयंस इसके अंदर बढ़ेंगे, जाएंगे, प्रवेशित होंगे, जिसके कारण कोशिका का आकार धीरे धीरे बढ़ेगा। क्योंकि पोषक तत्व अंदर प्रवेश होते हैं, इसलिए इसमें उपापचयी क्रिया भी तेजी से बढ़ेगी। फलस्वरूप इसमें जीव धीरे सघन हो जाएगा और कोशिका धीरे धीरे आकार में वृद्धि करना प्रारंभ करेगी। अब ये जेनेटिक लेवल पे कैसे संपन्न होगी, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। होगा क्या, मूल रूप से डीएनए सक्रिय होकर के एमआरएनए का निर्माण करता है। हार्मोन क्या है, एक प्रकार के प्रोटीनीय पदार्थ है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए का निर्माण होता है और इसी एमआरएनए के द्वारा टीआरएनए और आरआरएनए का संश्लेषण होगा। एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए ये तीनों मिलकर प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को प्रेरित करेंगे, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, ट्रांसलेशन के फलस्वरूप प्रोटीन का निर्माण होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी प्रकार के हार्मोन और एंजाइम प्रोटीनीय होते हैं। अब ये जो प्रोटीन है वो प्राइमरी प्रकार की है, ये सेकेंड और टर्सरी प्रोटीन में बढ़कर के एक्टिव होगी। एक्टिव होने के पश्चात उस कोशिका में 3 प्रकार के एंजाइम्स का निर्माण करना प्रारंभ करेंगे। पहला एंजाइम्स होंगे वो वॉल डिफॉर्मेशन के लिए होंगे, वॉल डिफॉर्मेशन के। दूसरे प्रकार के एंजाइम होंगे जो रेस्पिरेटरी एंजाइम कहलाएंगे, श्वसन क्रिया को प्रेरित करने वाले या श्वसन क्रिया में प्रेरित होने वाले। तीसरे प्रकार के जो एंजाइम्स बनेंगे वो होंगे एंजाइम्स फॉर वॉल सिंथेसिस कंपोनेंट। कोशिका भित्ति के संश्लेषण के लिए कौन कौन से घटकों की आवश्यकता होगी, उन कंपोनेंट के संश्लेषण के लिए एंजाइम्स विकसित होंगे। तो तीनों प्रकार के एंजाइम्स डेवलप होकर के, एक्टिव होकर के अपना कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, जिससे क्या होगा, कोशिका भित्ति को निर्मित करने वाले विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट का संश्लेषण एक तरफ होना प्रारंभ हो जाएगा, दूसरी तरफ रेस्पिरेटरी एंजाइम की सहायता से श्वसन क्रिया तेज होगी, फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होगा, और तीसरा क्या होगा, वॉल डिफॉर्मेशन करने के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम संश्लेषित हुए, कंपोनेंट बने। अब इस एंजाइम वॉल डिफॉर्मेशन के फलस्वरूप हाइड्रोजन धनायन पंप एक्टिव होता है, और इस एक्टिव के कारण क्या होता है, परमेबिलिटी चेंज हो जाती है। पहला पॉइंट होता है। और इस परमेबिलिटी चेंज होने के कारण इसकी प्लास्टिसिटी में वृद्धि हो जाती है, प्रत्यास्थता बढ़ती है। इसके साथ साथ में वॉल रेसिस्टेंट में कमी आती है। क्यों थी वॉल रेसिस्टेंट, प्रत्यास्थता बढ़ी, इसके ऊपर तो फैल सकती है। और ये फैलेगी कब, जब इसके बाहर की ओर पाई जाने वाली कोशिका भित्ति का प्रतिरोध कम से कम हो। तो कोशिका भित्ति का प्रतिरोध तो होता है कम और प्लास्टिसिटी बढ़ती है, फलस्वरूप इसका आयतन में वृद्धि होगी। पहला कार्य ये होता है। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जब आकार में वृद्धि होना प्रत्यास्थता बढ़ी तो सेल का वॉल्यूम बढ़ा, आयतन बढ़ गया, और इस आयतन को बढ़ाने में कौन सहायक होती है, एटीपी, जिसके फलस्वरूप उपापचयी क्रियाएं बढ़ती है। और तीसरे प्रकार के एंजाइम जो कि वॉल सिंथेसिस कंपोनेंट का निर्माण करने वाले थे, इनके फलस्वरूप क्या होगा, बहुत सारे कंपोनेंट का एक ग्रुप बनेगा, समूह बनेगा, पुल बनेगा। इस पुल को कहेंगे पुल ऑफ केमिकल कंपोनेंट। कोशिका भित्ति को संश्लेषित करने वाले बहुत सारे घटकों का निर्माण हो गया। जैसे ही इसके आकार में वृद्धि होती है, तुरंत प्रभाव से इसके चारों तरफ नई कोशिका भित्ति का संश्लेषण होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इंक्रीज सेल वॉल्यूम, पहला पॉइंट, ये पहले से बढ़ चुका है, और इसके बाद में उसके चारों तरफ एक थिक सेल वॉल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से एक जेनेटिक लेवल पर हार्मोन की सहायता से विभिन्न प्रकार के प्रोसेस कंप्लीट हो जाने पर कोशिका के आकार में वृद्धि हो जाती है। इसी को हम क्या नाम देंगे, सेल इलोंगेशन। नेक्स्ट इफेक्ट आता है, उसको नाम देते हैं एपिकल डोमिनेंस, या इसको नाम देते हैं शीर्षस्थ
प्रमुखता या शीर्ष प्रभाविता के नाम से इसको जानते हैं। होता क्या है कि इस प्लांट के शीर्ष भाग पर इस क्षेत्र की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का संश्लेषण सबसे अधिक होता है। तो जब तक प्लांट का एपिकल पार्ट एक्टिव है तब तक ऑक्सीजन का संश्लेषण अधिक होने और उसका ट्रांसलोकेशन आधारीय भाग में होने के कारण इसकी लंबाई लगातार बढ़ती जाएगी। इसको नाम देते हैं एपिकल डोमिनेंस। लेकिन यदि किसी भी प्रोसेस के द्वारा इसके शीर्षस्थ भाग को विघटित कर दिया जाए, काट दिया जाए, उस स्थिति में ऑक्सीजन का संश्लेषण कम होने के कारण इसके पार्श्व भाग की कलिकाएं विकसित हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप पादप पार्श्व भाग में ग्रोथ करना प्रारंभ कर देता है। फलस्वरूप प्लांट झाड़ी नुमा हो जाता है। ये प्रोसेस यदि फसली पादपों में हो जाए, जैसे चने के अंदर हो जाए, तो इसके ऊपरी भाग को काट देने के बाद पार्श्व भाग की कलिकाएं और ज़्यादा विकसित होगी। फलस्वरूप प्लांट का फैलाव बढ़ेगा और बढ़ने का उत्पादकता उसकी बढ़ती है। गार्डन के अंतर्गत प्लांट को एक निश्चित आकार प्रदान करने के लिए, उसको फैलाने के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपरी भाग को लगातार काटते रहते हैं। फलस्वरूप एपिकल डोमिनेंस का इफेक्ट है वो समाप्त हो जाता है। इस कारण पादप पार्श्व भागों के अंतर्गत फैलना प्रारंभ हो जाता है, जिससे एक निश्चित आकार उसको दिया जा सकता है। तीसरा जो मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट आता है वो एब्सिशन कहलाता है, विगलन कहलाता है। होता क्या है कि किसी भी पादप की मान लेते हैं पर्ण है, पुष्प है, फल है इत्यादि प्रकार के भाग में विगलन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई बेल पे लगा हुआ फल जब पूर्ण रूप से पक जाता तो हल्का सा हाथ झटका देते ही वो उस मूल पादप भाग से पृथक हो जाता है। लेकिन जब तक वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता तब तक उसको खींच लेते हैं तो भी वो टूट जाता है, पृथक नहीं होता है। तो आसानी से पृथक होने वाली इस प्रक्रिया को नाम देते हैं एब्सिशन या विगलन। ठीक इसी प्रकार की पतझड़ मौसम के अंतर्गत भी पर्ण जब पूर्ण रूप से पक जाती है, पीली पड़ जाती है, तो हल्के से हवा के झोंके के से अथवा अपने ही भार के कारण वो पादप भाग से ऑटोमेटिक रूप से पृथक हो जाती है। ये जो प्रक्रिया है वो कहलाती है विगलन या एब्सिशन। होता कैसा है, ऑक्सीजन हार्मोन की सांद्रता के कारण इस पर्ण वृंत का आधारीय भाग अथवा फल वृंत का भाग या पुष्प वृंत का भाग, कहीं से भी ये कोशिका भित्ति इस क्षेत्र की जहाँ से वो अलग होने वाला, विकलित होने वाला, उस क्षेत्र की कोशिका भित्ति, जैसे एक कोशिका, दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, तो सबसे पहले क्या होगा कि इस पादप भाग के अंतर्गत जाइलम अवरोधित हो जाता है, जिसके कारण जल का परिवहन नहीं हो पाता, पहली कंडीशन। दूसरी, इस कोशिका की कोशिका भित्ति में पाई जाने वाले पैक्टिन, सेलुलोज इत्यादि प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के सक्रिय होने के कारण धीरे धीरे विघटित होना प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब ऑक्सीजन ने किसको प्रेरित किया, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि कोशिका भित्ति में से कंपोनेंट विघटित होने के कारण कोशिका भित्ति पूर्ण रूप से दुर्बल हो जाती है, और दुर्बल होने से एक लेयर का निर्माण हो जाता है, जो दुर्बल लेयर, विक लेयर का निर्माण हो जाता है। अब इस क्षेत्र की कोशिका चूंकि कमजोर हो चुकी है, इसलिए ये पर्ण के भार को सहन नहीं कर पाती, फलस्वरूप पर्ण अपने ही भार के कारण इस भाग से पृथक हो जाती है। इस क्रिया को नाम देते हैं विकलन, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रेरित होता है। इस टॉपिक को हम अलग से और डिटेल के अंदर उसको पढ़ेंगे। तीसरा जो इफेक्ट है उसको नाम देते हैं रूट इनिशिएशन और ग्रोथ, रूट का प्रारंभिकीकरण, और दूसरा क्या है उसकी ग्रोथ कैसे होती है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल इसी के तौर पर देख लेते हैं। टिश्यू कल्चर के अंतर्गत ऑक्सीजन साइटोकाइनिन के साथ में एक निश्चित अनुपात के रूप में कार्यशील रहता है। एक सिंपल सा देता हूँ मैं आपको कि ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की 3 सांद्रता, साइटोकाइनिन, जब ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है और साइटोकाइनिन की सांद्रता कम होती है एक निश्चित अनुपात से, तब उस कैलस कोशिका से रूट डेवलप होती है। क्या होती है, जड़ विकसित होती है। अर्थात ऑक्सीजन ने क्या किया,
मूल का प्रारंभिकरण किया है। यदि ऑक्सीजन की सांद्रता कम है और साइटोकाइनिन की सांद्रता अधिक, उस समय शूट सिस्टम प्रेरित होता है। लेकिन ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का एक निश्चित अनुपात है, उस स्थिति में न तो रूट बनेगी न ही शूट सिस्टम विकसित होगा, बल्कि वही कोशिका पुनः विभाजन के अंतर्गत प्रवेशित होकर के कोएलस का फॉर्मेशन करेगा। तो ये टिश्यू कल्चर में एक इम्पॉर्टेंट रोल ऑक्सीजन का साइटोकाइनिन यानी हार्मोन के साथ में होता है। नंबर फर्स्ट, रूट का प्रारंभिकरण हो गया। जब रूट विकसित हो जाती है उसके बाद में, क्योंकि शीर्ष भाग के अंदर ऑक्सीजन संश्लेषित होता है, इसलिए यदि शीर्ष भाग को काटते हैं हम, जैसे एक मूल बन रही थी लंबी लंबी होती है, शीर्ष भाग को काटते हैं, तो अब क्या होगा, पार्श्व रूट प्रेरित होती है, लेटरल रूट प्रारंभ होती है, जिसके फलस्वरूप बहुत सारी पार्श्वीय मूल विकसित होने के कारण मूल का फैलाव क्षेत्र बढ़ जाता है। क्या क्षेत्रफल उसका बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, फलस्वरूप अवशोषण की क्रिया और अधिक बढ़ेगी। तो करते क्या है कि ये ग्रोथ के रूप में किस प्रकार से प्रभावित करता है, उसकी लंबाई को कम करके उसके पार्श्वीय भाग को फैलाने का कार्य संपन्न करते हैं। तो कितने कार्य हो गए हमारे पास में, सेल इलोंगेशन का हो गया, एपिकल डोमिनेंस हो गया, एब्सिशन हो गया और रूट इनिशिएशन और ग्रोथ के बाद में नेक्स्ट इफेक्ट ऑक्सीजन का देखा जाए तो वो जियोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म के रूप में होता है। क्या होता है ये जियोट्रोपिज्म, जैसे एक सीड है, इस सीड से एक प्रारंभिक स्टिक्स निकलती है, उसको रूट नाम देते हैं, और एक प्रारंभिक स्टिक्स निकलती है, उसको हम नाम देते हैं शूट नाम देते हैं। तो ये हुआ शूट या प्रहो कहेंगे और इसको नाम देते हैं रूट। ऑक्सीजन रूट के अग्रभाग में भी संश्लेषित होता है और शूट में भी होता है, लेकिन रूट के अग्रभाग में संश्लेषित होने वाला ऑक्सीजन ऊपर की ओर ट्रांसलोकेट होकर के परोतंत्र की ग्रोथ को बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप परोतंत्र है प्रकाश की ओर जा रहा है और इसके अंदर कम होने के कारण ये किसकी ओर जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण की ओर जा रहा है। यदि रूट के अंतर्गत भी ऑक्सीजन की सांद्रता सामान्य रूप से कार्यशील होती तो शायद ये भी प्रकाश की ओर वृद्धि करना प्रारंभ होता है, यानी पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म के स्थान पर नेगेटिव जियोट्रोपिज्म आता है। दूसरा, फोटोट्रोपिज्म के संदर्भ में बात करते हैं तो ये परोतंत्र के लिए लागू होगा। हमने वेंट के प्रयोग के अंतर्गत देखा था कि एक तरफ से जब इस शूट सिस्टम को लाइट दी जाती है तो वो शूट सिस्टम या शूट लाइट की ओर कर्व शो करता है, मुड़ जाता है इस तरफ। हुआ क्यों, क्योंकि पादप के इस भाग तक प्रकाश मिल रहा है, इस भाग पर प्रकाश नहीं मिल रहा, इसका मतलब अंधेरा हुआ है। ऑक्सीजन ने कौन से क्षेत्र की कोशिका की वृद्धि को प्रेरित किया, अप्रकाशित क्षेत्र से या डार्क क्षेत्र की सेल्स में ग्रोथ को प्रेरित किया। इसका मतलब क्रियाशील कहाँ हो रहा है, डार्क क्षेत्र में, न कि प्रकाशित क्षेत्र में। इसी कारण एक तरफ लगातार प्रकाश देने पर पादप विकृत होकर के प्रकाश की ओर मुड़ जाता है और अप्रकाशित क्षेत्र से अधिक कलिकाएं विकसित होती हैं। नेक्स्ट इफेक्ट उसको नाम देते हैं पार्थेनोकार्पी या अनिषेक जनन। कौन से हार्मोन की सहायता से होता है, मुख्य रूप से इंडोल एसिटिक एसिड, जैसे ऑक्सीजन का सिक्रेशन या स्प्रेड यदि फ्लावर पर किया जाता है तो बिना फर्टिलाइजेशन के भी फल का निर्माण हो सकता है, पार्थेनोकार्पी कहलाता है। एक और इसका उपयोग हो तो इफेक्ट हो तो इरिटेशन ऑफ वीड्स, खरपतवार का उन्मूलन होता है। होगा कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल एक गेहूं का प्लांट है और इसके साथ में कई सारी खरपतवार बनी होती है, विकसित हो गई खरपतवार। तो प्रारंभिक स्टेज में जब गेहूं का प्लांट छोटा था तब उसके साथ में खरपतवार उग गई। अब खरपतवार क्या करेगी, इस प्लांट के साथ में या क्रॉप प्लांट के साथ में कंपटीशन करता है न्यूट्रिशन के लिए और वाटर के लिए, इसलिए अधिक से अधिक ये इस कंपटीशन के अंतर्गत खरपतवार जीत जाता है, सक्सेस हो जाता है। ये आधारीय भाग से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण कर लेते हैं। तो पोषक तत्वों की कमी होने के कारण मूल पादप होता है वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है।
पोषक तत्वों की कमी और जल की कमी का। और दूसरा खरपतवार क्या करता है कि ये खरपतवार तीव्र गति से फैल करके, इसकी पत्तियां चौड़ी होती है सामान्य तौर पर, इसलिए ये फसली पादप को ढक देता है, तो उसको प्रकाश भी नहीं मिल रहा है। तो प्रकाश, जल और खनिज पोषकों के अभाव में ग्रोथ होना बंद हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड या 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जिसे हम सिंपल भाषा में 2,4-T या 2,4-D के नाम से जानते हैं, का यदि निश्चित सांद्रता का घोल का छिड़काव पादपों पे किया जाए तो ये रसायन मोनोकोटिलिडीन प्लांट को इफेक्ट नहीं करते, लेकिन डाइकोटिलिडीन वीड्स को प्रभावित करते हैं। करेंगे कैसे? नंबर फर्स्ट, ये ग्रोथ को प्रेरित करते हैं, इसलिए इसका जीवन चक्र कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाता है। और नंबर दो, ये रूट का प्रसार इतना तेज़ी से करता है कि रूट की ऑटोमेटिक रूप से मृत्यु होना प्रारंभ हो जाती है। जब रूट नष्ट हो जाती है, विघटित हो जाती है, तो प्लांट अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीन्स मूल रूप से एक बीजपत्री पादपों को प्रभावित नहीं करते, लेकिन द्विबीजपत्री खरपतवार को प्रभावित करके उसको नष्ट करने के लिए काम आता है। इसलिए खरपतवार का उन्मूलन करने के लिए इस हार्मोन का उपयोग होता है। एक और इफेक्ट आता है इसका फ्लावर इनिशिएशन में, पुष्पों का प्रारंभिकरण में। ऑक्सीन जैसे NAAM जैसे ऑक्सीन का स्त्रावण या छिड़काव प्लांट के ऊपर किया जाए तो पुष्प ऑटोमेटिक रूप से विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। कली की अवस्था में यदि पुष्प पूर्ण रूप से नहीं खिलता है, उस स्थिति में उत्पादकता कम हो सकती है। तो क्या करें कि ऑक्सीन का छिड़काव कर दें तो वो पुष्प कली का पूर्ण रूप से फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा किस में देखने को मिला? पाइनएप्पल और टोबैको में, तंबाकू और पाइनएप्पल में। दूसरा, ये फ्लावर को तो प्रेरित करता है, उसके साथ साथ उसकी लिंग अभिव्यक्ति को भी चेंज करता है, सेक्स एक्सप्रेशन को चेंज करता है। कैसे करेगा? दो प्रकार के फ्लावर होते हैं, एक तो होता है मेल फ्लावर, दूसरा होता है फीमेल फ्लावर। अब यदि कोई यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो इसमें फीमेल फ्लावर यदि अधिक आएंगे तो फ्रूट का निर्माण ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, मादा पुष्प ज़्यादा होंगे तो फल का निर्माण ज़्यादा होगा। अब उस स्थिति में एकलिंगी पुष्प या नर पुष्प कम विकसित हो तो भी उसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया सामान्य रूप से संपन्न हो जाती है। जैसे पपीता है, कुकुरबीटा के कई प्लांट है इत्यादि के अंतर्गत। ऑक्सीन के संश्लेषण से क्या होगा कि मादा पुष्पों की संख्या अधिक होती है, किसकी तुलना में? नर पुष्पों की तुलना में, जिसके फलस्वरूप अधिक से अधिक फलों का निर्माण संपन्न होता है। तो ये इस प्रकार से कुल हमने 9 प्रकार के इफेक्ट जो ऑक्सीन के फलस्वरूप प्लांट के ऊपर होते हैं के बारे में हमने डिस्कस किया। कल हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीन की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, कितने लेवल पे होती है और इसका उपयोग क्या होता है, यूजेस क्या होगा क्रॉप के लिए या फिर गार्डन के लिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।